अनोखी मुंह दिखाए दिल छू लेने वाली कहानी। पल्लवी के विवाह को 6 महीने हो गए थे। नए ससुराल में धीरे धीरे एडजस्ट हो गई थी। फिर भी हर समय जेठानी मोना का मुंह फूला रहता। वे उसको पसंद नहीं करती थी। शायद उसकी वजह पल्लवी का नौकरी करना और प्रताप से प्रेम विवाह था। पर इसमें उसका क्या दोष था, उसे समझ नहीं आता। वैसे उसकी सासू रेखा, ससुर मनोज और जेठ राजू उसके साथ बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे पल्लवी ने अपने अच्छे स्वभाव से सबका मन मोह लिया। पर क्योंकि जेठानी मोना 2 साल पहले ससुराल में आई थी, सो ससुराल के सब रीति रिवाज जानती थी और पाक कला में भी निपुण थी। पल्लवी भी कोशिश करती घर के काम में हाथ बटाने की, पर जेठानी के व्यवहार में अजीब सी खिंचाव के कारण वह सहज नहीं हो पाती और सही काम भी गलत हो जाता। पल्लवी के ऑफिस के काम के घंटे भी अधिक थे। 8 बजे निकलती और शाम को 7 बजे तक आती, पर तनख्वाह अच्छी थी, सो सास को कोई खास तकलीफ नहीं थी। हर रोज काम की किचकिच ना हो, इसलिए प्रताप और पल्लवी ने अपने खर्चों पर पूरे समय के लिए एक बाई रख दी। पर फिर भी जेठानी का मुंह फूल जाता। आज शाम ऑफिस से आए तो पता चला कि परसों दादी सास यानी अम्मा जी गांव से आ रही हैं। प्रताप की दादी गांव में एक पुश्तैनी मकान में ही रहती थी और सर्दियों में 1-2 माह के लिए अपने बेटे के पास आ जाती थी। पल्लवी तो बस एक बार अपनी शादी पर ही मिली थी। पूरे घर में उनके आने की तैयारी चल रही थी। मोना ने व्यंग भरी आवाज में कहा, माँ पल्लवी को भी सब समझा देना, कहीं दादी इससे नाराज ना हो जाए। सास रेखा जी ने कहना शुरू किया, पल्लवी दादी पुराने ख्यालों की है, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है और नौकर के हाथ का छुआ तो पानी भी नहीं पीती, सो थोड़ा संभाल कर रहना। मोना अच्छे से जानती है, सो वह सब संभाल लेगी। कोशिश करना कि तुम दादी के सामने कम ही जाओ। सासू माँ की बात सुनकर पल्लवी तो घबरा गई। प्रताप को कहा तो बोला, चिंता मत करो, दादी बहुत अच्छी हैं और मैं दादी का प्यारा छोटा पोता हूँ। तुम बेकार का मत सोचो, जैसी हो वैसे ही रहना। पर फिर भी पल्लवी के मन में अजीब सा डर समाया था। बुधवार को अम्मा आ गई। शाम को ऑफिस से आकर जैसे ही घर में पल्लवी घुसी, मोना ने झटपट साड़ी पहनकर पल्ला लेकर दादी से मिलने को कहा। थकी हारी पल्लवी ने जैसे तैसे साड़ी पहनी और अम्मा से मिलने गई। मिलते ही अम्मा ने तो मानो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। बहुत प्यार से मिली दादी। पता नहीं क्यों पल्लवी को दादी को देखकर अपनी नानी की याद आ गई। दादी का झुर्रियों भरा चेहरा पल्लवी को बहुत भाया। रात हो चली थी। प्रताप भी दादी के पास बैठा था। मोना आई और पूछा, दादी खाना लगा दूं? हाँ, पर आज खाना छोटी बहू के हाथ का खाऊंगी, उसकी पहली रसोई का नेक जो देना है। दादी की इस बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया, पर मोना के चेहरे पर एक कटाक्ष मुस्कान थी। रेखा जी बोली, अम्मा आज तो सब बन गया, पल्लवी के हाथ का कल खा लेना। अम्मा जी बोली, कोई बात नहीं, चल छोटी बहू रोटी ही सेक दे। अब तो और गड़बड़ हो गई। पल्लवी के टेढ़े मेढ़े नक्शे तो पहले से ही ससुराल में मशहूर थे। दादी मुझे रोटी बनानी नहीं आती, पल्लवी ने डरते डरते कहा। अम्मा जी ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, तू रसोई में जाकर मेरे लिए 2 रोटी सेक ला और बाकी सब यहाँ मेरे सामने कमरे में बैठो, उसे अकेले मेरा खाना लाने दो। पल्लवी की तो हालत पतली हो गई। डरते डरते रसोई में गई और वही हुआ जिसका डर था। पहले से भी बहुत बुरी 2 रोटी बनी, एक बहुत मोटी तो एक पापड़ सी पतली। घबराहट में कुछ जल भी गई। बाहर अम्मा जल्दी ला का शोर मचाए हुए थी, सो जो बना लेकर गई, क्योंकि पल्लवी की माँ ने सिखाया था कि अपनी गलती स्वीकारने में देर और शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे ही रोटी अम्मा के सामने रखी, अम्मा रोटी उलट पलट कर देखने लगी और प्रताप से पूछा, ऐसी बहू कहाँ से ढूंढ कर लाया तू? कहकर जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल ऐसी ही रोटी बनी थी जब मैं ब्याह कर ससुराल में गई थी। दादी के हंसते ही माहौल थोड़ा हल्का हो गया, पर मानो मोना को अच्छा नहीं लगा कि इतनी बड़ी गलती पर भी पल्लवी जी कैसे अम्मा की डांट से बच गई। छोटी बहू अभी तेरी रसोई की रस्म बाकी है, जल्द खाना बनाना सीख ले मेरे जाने से पहले, अम्मा जी ने कहा।
दादी, पल्लवी चाइनीज बहुत अच्छा बनाती, उसी से रस्म कर लो। गोल रोटी तो इससे बनने से रही। प्रताप ने हंसते हुए कहा। शनिवार और रविवार को वृंदावन जाने का मन हुआ अम्मा का। सो शनिवार सुबह मोना, पल्लवी, प्रताप, अम्मा और रेखा जी पांचों वृंदावन अपनी गाड़ी से निकल गए। बहुत अच्छे से दर्शन किए ठाकुर जी के, और रात को जिद करके प्रताप ने अम्मा जी को अपने कमरे में ठहरा लिया। आज पहली बार पल्लवी को अम्मा जी के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिला। यही तो प्रताप चाहता था। पल्लवी अम्मा जी से बात करती रही और आखिर पूछ ही बैठी, दादी, आपके पास आम के बाग हैं? आम के बाग सुनते ही मानो दादी की आंखों में चमक सी आ गई। हाँ, इसके दादा और मैंने बहुत गरीबी के दिन देखे, फिर किसी तरह मेरे जेवर बेचकर और कर्ज लेकर तेरे दादा ने आम का बाग खरीदा, और उस आम के बाग ने मानो हमारी जिंदगी ही बदल दी। दोनों बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी की, और आज देखो तुम्हारे दादाजी नहीं रहे, पर वो आम का बाग आज भी मेरे साथ है। मनोज तो हर बार लड़ता है कि वो आम का बाग और पुराना घर बेचकर तुम सबके साथ रहूं, पर मुझे शांति उसी घर में और उस आम के बगीचे में मिलती है। जब उस आम के बाग में जाती हूँ तो लगता है मानो तुम्हारे दादाजी वहीं आसपास हैं। हजारों यादें हैं उस आम के बाग में मेरी, कैसे सौंप दूँ किसी और को। कहते कहते आंख भर आई अम्मा जी की। पल्लवी ने अम्मा जी का हाथ सहलाते हुए कहा, नहीं बेचना अम्मा जी, और जब अम्मा जी आम लगे तो मुझे बताना, मैं गांव देखने आऊँगी। अम्मा को बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार किसी ने उनके दिल की बात सुनी और उनको आम का बाग ना बेचने को कहा। नहीं तो सबको यही लगता था कि अम्मा जी सनकी हैं। पल्लवी ने कभी गांव नहीं देखा था, सो ठान लिया मन ही मन की अब की बार गांव देखेगी अम्मा जी का। सुबह वृंदावन से वापसी थी। सुबह उठने पर देखा प्रताप बुखार से तप रहा था। होटल में ही डॉक्टर को बुलाया तो बोले कि वायरल है, 4-5 दिन लगेंगे, और दवाई देकर चले गए। अम्मा जी को तो बहुत फिक्र हो गई, अब 5 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा क्या। वैसे भी उन्हें बाहर के खाने से दिक्कत थी। प्रताप ने कहा, दादी अभी दवाई ली है, 1-2 घंटे में बुखार उतर जाएगा तो वापस चलेंगे। 2 घंटे में बुखार उतर तो गया, पर प्रताप गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था, पर वापसी जाना जरूरी था। सो पल्लवी ने झटपट कपड़े बदले, जीन्स के साथ लंबी कुर्ती पहनी, गले में स्कार्फ को इस तरह लपेटा मानो दुपट्टा हो, और बोली, मैं चलूँगी दिल्ली तक गाड़ी चलाकर। अम्मा जी ने हैरान होकर पल्लवी के बदले पहनावे को देखा और पूछा, तुझे गाड़ी चलानी आती है? मुझे क्यों नहीं बताया आज तक? अम्मा, आपको शायद अच्छा नहीं लगता, सासू माँ ने जवाब दिया। पूरे रास्ते अम्मा पल्लवी को कुशलता से गाड़ी चलाते देखती रहीं और प्रताप दादी के चेहरे के आते जाते रहे। अम्मा ने पहली बार किसी घर की औरत को ऐसे गाड़ी चलाते हुए देखा था। मोना अंदर के अंदर कुड़ती रही। घर पहुंचकर अम्मा ने सबके सामने पल्लवी की बहुत तारीफ की। अब तो मानो रोज रात को पल्लवी और अम्मा की महफिल लगती और अम्मा खूब सारी गांव की और आम के बाग की बातें सुनाती। पल्लवी के साथ अम्मा का एक अलग सा नाता बन गया था। देखते ही देखते 2 माह गुजर गए। अम्मा जी के जाने का वक्त आ गया, पर पल्लवी ने भी इस बार मई में गांव आने का वादा किया। वो आम के बाग जो देखना चाहती थी, जो अम्मा की अमूल्य धरोहर थी। मई में सारा परिवार पल्लवी की जिद पर पहली बार गांव गया। पल्लवी सबसे ज़्यादा खुश थी। जब आम के बाग देखने गए तो अम्मा ने जिद की कि आज मेरी छोटी बहू गाड़ी चलाकर बाग देखने चलेगी। सारे गांव को पता तो चले कि मेरी बहू कितनी होशियार है। पल्लवी घर पर अपने सास ससुर को अच्छे से समझा चुकी थी कि अम्मा जी के लिए ये घर और बाग कितने मायने रखते हैं। अब उसको बेचने की कोई बात नहीं करेगा। सब लोग 2-3 दिन में वापस लौट आए, पर पल्लवी और प्रताप और 10 दिन को वहाँ रुक गए, कुछ ज़रूरी काम जो करना था। प्रताप और पल्लवी ने बाग के काम के लिए एक जान पहचान के ईमानदार आदमी को रख दिया, जो बाग की पूरी देखभाल करे और उसकी कमाई से उसे भी कुछ हिस्सा मिले। साथ ही साथ उसकी बीवी अम्मा जी का ध्यान रखे। इस तरह अम्मा जी पर भी जोर कम पड़ेगा और अम्मा जी अपने घर और बाग से अलग भी ना होंगी। अम्मा जी बहुत खुश थी।
प्रताप और पल्लवी के फैसले पर। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। गांव में सब सही चल रहा था कि एक दिन अचानक गांव से फ़ोन आया कि अम्मा जी की हालत नाजुक है, सबसे मिलना चाहती हैं। सारा परिवार अगले दिन गांव रवाना हो गया। अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब थी। अम्मा जी ने पल्लवी को अपने पास बुलाया। पल्लवी अम्मा जी के पास ज़मीन पर बैठ गई। अम्मा जी ने बोलना शुरू किया, तुम सब ने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे तुम सबसे कोई शिकायत नहीं। मोना ने भी खूब मेरा ध्यान रखा, पर सिर्फ खाना दे देना ही सेवा नहीं होती, ये मुझे छोटी बहू से मिलने के बाद पता चला। न जाने इस बच्ची में क्या था कि इसके अपनेपन ने मुझे मोह लिया। सिर्फ घर के कामकाज में निपुण होना ही काफ़ी नहीं, ये इसने मुझे समझाया। इसने मेरे दिल की बातें सिर्फ सुनी ही नहीं, समझी भी। पूरे परिवार में सिर्फ अकेली ये थी जिसने कहा मुझसे, अम्मा जी बाग मत बेचना। और जिस तरह प्रताप और पल्लवी ने यहाँ बाग और मेरे घर के लिए बंदोबस्त किया, वह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज के बाद भी दोनों इसका पूरा ध्यान रखेंगे। यह सिर्फ एक जायदाद या संपत्ति नहीं, यहाँ मेरी और तुम्हारे दादाजी की आत्मा बसती है। इसलिए आज ये घर और आम का बगीचा पल्लवी के नाम करती हूँ। ये इसकी उन 2 टेढ़ी मेढ़ी रोटी की मुंह दिखाई है। और आज मैं पल्लवी को एक बात कहना चाहती हूँ कि छोटी बहू, आम का बाग कभी मत बेचना। बस ये कहकर अम्मा जी चुप हो गईं। सब ने खामोशी से अम्मा जी के फैसले को मान लिया और दवा देकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह भोर होते ही रेखा जी अम्मा जी के कमरे में गईं तो अम्मा जी इस शरीर को त्याग चुकी थीं, पर उनके मुख पर एक अजीब सी शांति थी, मानो बरसों बाद चैन से सोई हों, अपने आम के बाग को मजबूत हाथों में सौंपकर। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।